एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन आर। ये पॉइंट समझ आ रहे जो मैं कह रहा हूँ? सख्त अल्फाज है लेकिन आपने समझने हैं। क्या कहा मैंने? एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन आर। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? दिस इज परमिटिविटी किसकी? ऑफ फ्री स्पेस। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू सब बच्चों को पता है, 8.85 10 पावर -12 बताओ कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा ये कैसे आया? ये तो पता है ना, यहाँ से आया। ज़रा देखो, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। ये कोई मतलब मेरे ख्याल में कोई बड़ी बात मैंने नहीं की है। यहाँ से अगर आप देखेंगे के की वैल्यू निकालेंगे, किधर है ये? यहाँ से देखें के की, अगर के का यूनिट अगर आप मालूम करेंगे तो के का यूनिट किस तरह से आएगा? आर स्क्वायर को इधर शिफ्ट करो, न्यूटन मीटर स्क्वायर। आर का यूनिट क्या है? मीटर है ना, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कुलम और कुलम इधर शिफ्ट करो तो क्या हो जाएंगे? कुलम स्क्वायर। यानी मैं ये, अगर मैं इस तरह से कहूँ कि के का जो यूनिट है मैं इधर लिखूँ कि द यूनिट ऑफ के इज़ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कुलम स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्टेट कूलम स्क्वायर। सीजीएस में क्या होगा? देखो न्यूटन की जगह पे डाइन होगा, मीटर की जगह पे सेंटीमीटर होगा, स्क्वायर तो है चीज़ रहेगा, कुलम की जगह पे स्टेट कुलम होगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही है? ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो बार के, तो अब ज़रा यहाँ पे देखिए के का जो यूनिट है वो क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कुलम स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट अगर इधर लगा लें, इधर अगर क्या लगाए तो ये एक दूसरे की उलट है कि नहीं है? यानी के की यूनिट को अगर आप उलट करोगे, कुलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो किसके यूनिट आ जाएंगे? एप्सिलॉन नॉट के यूनिट आ जाएंगे। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है? अमन शांति है? कोई मसला भी तो नहीं? चले, एप्सिलॉन आर क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। जब कोई दूसरा मीडियम आपको गिवन हो, और इट इज़ नोन एज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसके एमसीक्यूज आते हैं, इसको ज़रा देखना है गौर के साथ आप। अच्छा ये वाला तो लिखा हुआ है ना सबने? अच्छा ये बताएं, रिलेटिव परमिटिविटी फ्री एयर के लिए और वैक्यूम के लिए क्या होती है? उसकी वैल्यू जी भाई, मैं आप लोगों के जवाब का मुंतज़िर हूँ। अच्छा फिर माशाल्लाह, वेरी गुड, शाबाश। चले मेरे अच्छे स्टूडेंट, ज़रा देख ले, जो आप लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। शायद मैंने सुना होगा जो आप लोगों ने कहा होगा। तो ज़रा देखते हैं, जो आपके पास एप्सिलॉन आर है, रिलेटिव परमिटिविटी जिसे कहा जाता है, इसकी वैल्यू है इक्वल्स टू 1 फॉरवर्ड एयर एंड वैक्यूम। मैं बल्कि ऐसे लिखूँ, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। अच्छा एक बात याद रखें, हम पढ़ते हैं एयर और वैक्यूम, हालांकि एयर अलग है, वैक्यूम अलग है। ये आर का लफ्ज़ इस बुनियाद पे लगाते हैं कि उनके डाई इलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट हैं उनकी वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होते हैं? 1। हालांकि एग्जैक्टली 1 नहीं होते, 1 पॉइंट समथिंग इसमें वेरिएशन आ जाता है, लेकिन हम कहते हैं बस तकरीबन आलमोस्ट थोड़ा थोड़ा इक्वल्स टू 1। लेकिन एक और पॉइंट जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन सेंस वाला, एप्सिलॉन आर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। 1 चीज़ की वैल्यू हमेशा क्या होती है? ग्रेटर। इक्वल होगी तो किसके लिए होगी? एयर और वैक्यूम। इक्वल टू 1 किसके बराबर होगी? एयर या, लेकिन ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगी? 1। यानी 2 पॉइंट हो सकती है, 1 पॉइंट हो सकती है, लेकिन 0 पॉइंट। आप जाके अपने बुक के अंदर जो येलो टेबल बना है उसमें वैल्यूज़ चेक करो मुख्तलिफ चीज़ों की। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसको चेक करो, कोई भी वैल्यू आपको 1 से लेस नज़र नहीं आएगी। लेकिन एक और चीज़ याद रखना है, एमसीक्यूज़ के लिए गौर करना है उस पर। अगर हम इस तरह का कोई एमसीक्यूज़ आ जाए, 1 अपॉन एप्सिलॉन आर अगर दिया गया हो, देन इट इज़ लेस देन 1। बी रिमेंबर, फॉर एग्जाम्पल एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1
जो है वो सिर्फ इन चीज़ों के लिए होती है। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि ग्रेटर देन 1 होती है, फॉर एग्जांपल 2 हुई, कितनी हुई 2, सारी बात समझ में क्लियर है। तो 1/εr लेस देन 1 का क्या मतलब है, देखो 1 डिवाइडेड बाय, अगर मैं 2 लगा लूँ तो 1/2 किसके बराबर होगा, विच इज़ लेस देन 1। इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा आपने सही तरह से याद करना है, इस चीज़ में आपने कभी परेशान नहीं होना है। आ रही बात समझ। अब देखो फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू 10 भी हो जाए तो इधर 1/10 किसके बराबर आता है, 0.1, विच इज़ अगेन लेस देन 1। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि 1/εr अगर MCQs में गिवन था, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं होती है। आप लोग के जेन में तो ये होता है कि भाई ग्रेटर देन 1 है, वो कौन है, वो सिर्फ εr है, लेकिन 1/εr क्या होता है, लेस देन 1 होता है। इसमें कोई मसला, चले खैर बार के ये बात की बातें हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें के की वैल्यू की तरफ आते हैं, अभी तक हमने के की वैल्यू को डिसाइड नहीं किया कि के की क्या वैल्यू होनी चाहिए। के का फार्मूला हमारे पास क्या बना है, एप्सिलॉन की जगह उसकी वैल्यू लगा लो। एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। सो इट मीन्स के इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखिए 4 पाई, एप्सिलॉन की वैल्यू क्या लगाएंगे बच्चों, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। इज इट फाइन? दिस इज द ओरिजिनल फार्मूला फॉर के। मैं अभी आपको बताऊंगा कि एप्सिलॉन आर का कोई यूनिट नहीं होता है, ये चीज़ अभी हमने स्टडी, लेकिन मैं चलिए इधर भी लिख लूँ ताकि MCQs का थोड़ा शोशा मोशा बराबर हो जाए। नो यूनिट, नो यूनिट का मतलब इसकी डायमेंशन किसके बराबर होगी, नालाइको ये डायमेंशन लेस होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन 0 होगी। अच्छा सुनो सर, आप अभी नहीं समझ सकते, अभी हम बहुत एडवांस हो चुके हैं। जब कैसे आपको रिप्लाई दे रहे थे, आपने सी का पूछा हमने बता दिया, आपने जी का पूछा हमने बताया, आपने एस का पूछा आपने SI पूछा तब भी हमने बता दिया। हालांकि आप हमें वर्गलाने की कोशिश करे थे, आप एस यहाँ पे इंडिकेट करे थे, हमने इधर से आपको बता दिया, तभी काबिल हो गए। चलें अब इस चीज़ को ज़रा देख लो मेरे अच्छे स्टूडेंट्स। के की वैल्यू फॉर फ्री स्पेस, जिसको आप लोग एयर वैक्यूम भी कह सकते हो, फॉरवर्ड बच्चों, फ्री स्पेस, जिसके लिए हमने तस्वूर किया था कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर होगी। तो चलिए फिर ज़रा देखते हैं के हमारे पास फार्मूला क्या आता है और वैल्यू क्या आती है। सो के इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई, क्या लिखा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या है 8.85, इधर पुट करो, 4 पाई की वैल्यू 3.14, कैलकुलेट करो तो आपके पास एग्जैक्ट जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू माशाल्लाह 9 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है, ये के की वैल्यू है जो आपने याद रखनी। लेकिन ये के की वैल्यू किस चीज़ के लिए है, when the medium between the charges is air या the charges are placed in vacuum। ये पॉइंट समझ आ गया कि नहीं? तो ये चीज़ आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करनी है। लेकिन अगर एप्सिलॉन आर आए, अगर कौन आए, तब उसकी आपने वैल्यू पुट करनी है। आपको फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू गिवन होगी, गिलास के लिए अलग गिवन हो सकती है। मतलब आपसे कहा जाता है कि भाई 2 चार्जेस के दरमियान हमने कोई गिलास शीट रखा हुआ है, तो तब बताओ कूलम्स फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसी के मुताबिक से फिर आपने एडजस्ट करना है। लेकिन खैर यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया। अब आते हैं कूलम्स फोर्स की तरफ। किसकी तरफ? कूलम्स फोर्स की तरफ, कि उस के मीडियम का इफेक्ट कूलम्स फोर्स पे कैसे होता है। तो ये हमारा अभी का असल टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ व्हाट, मीडियम, किसके ऊपर, हाँ मैं इधर लिखता हूँ फिर वो जगह भी यूज़ करेंगे, ऑन, बस यार ऑन एफ कूलम्स फोर्स याद है, मतलब सबको पता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। चले मेरे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स ज़रा देख लें मीडियम का इफेक्ट क्या होता है। फॉर एग्जांपल 2 चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस, उनके दरमियान अगर मीडियम क्या हो, बोलो भाई एयर हो, then the force between these charges is represented by what, F, and if the medium is other than free space, means like for example we have kept a dielectric which is represented by epsilon r, कोई कागज़ रखा, कोई गिलास शीट रखा, then the force is represented by
लेट्स से बाय व्हाट, एफ प्राइम। जरूरी नहीं कि एफ प्राइम लगा ले, आप इधर लिख भी सकते हैं एफ एयर एफ डाई इलेक्ट्रिक, जिस तरह आपको आसान हो उस तरह से आप लिख लो। मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। एक बात हमेशा याद रखो, व्हेन द डाई इलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द चार्जेस द कूलम्स फोर्स डिक्रीजेस। कूलम्स फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। दोबारा मैं क्या कह रहा हूँ, जब डाई इलेक्ट्रिक रखा जिसका फोर्स हमने डिनोट किया किस चीज़ से, एफ प्राइम से, देन द कूलम्स फोर्स एफ, द कूलम्स फोर्स एफ डिक्रीजेस, वो क्या हो जाता है। आप कहेंगे सर कितना डिक्रीज होगा, ये भी तो बताओ। इधर लिखा है बाय अ फैक्टर, देखो फर्क क्या है, बाय अ फैक्टर ऑफ व्हाट, एप्सिलॉन आर। सर एप्सिलॉन आर की फैक्टर से जो है ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। अच्छा समझ आएगा ना आप लोगों को, क्या कहा मैंने। व्हेन, अब गौर के साथ सुन, एमसीक्यूज के पॉइंट यही है कि व्हेन अ डाई इलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द चार्जेस देन द कूलम्स फोर्स डिक्रीजेस by a factor of epsilon r, relative permittivity। समझ आ रही कि नहीं आ रही, कोई इशू तो इसमें नहीं है ना मेरे अच्छे स्टूडेंट्स। अब गौर के साथ सुनो, देखो नहीं नाले को लिखने वाले मुंशियो, इधर देखो व्हाट इज एप्सिलॉन आर। यहाँ से मुझे बताओ एप्सिलॉन आर का डेफिनेशन क्या होगा। याद रखो एप्सिलॉन आर को उधर शिफ्ट करो, एफ प्राइम को उधर शिफ्ट करो। वेरी गुड, शाबाश बच्चों। एफ डिवाइडेड बाय एफ प्राइम, व्हाट इज एफ, force when medium is air, and f prime डाइलेक्ट्रिक। इधर मिली को यार आप लोग ये डाइलेक्ट्रिक कलर्स भूल जाते हो, ये क्या है। सारे एक दूसरे का इंतजार करते, एक मिनट वो बोले फिर मैं बोलूँ वो फिर एडजस्ट हो जाए, लेकिन बोलना ज़रूर है ताकि सर भी तो सुने, वो भी हमारी तारीफ करें, क्योंकि आजकल सर कुछ ज़्यादा तारीफ आप लोग की कर रहा है। तो एप्सिलॉन आर किसे डिफाइन करते हैं, एफ डिवाइडेड बाय एफ प्राइम, एफ ए डिवाइडेड बाय एफ डाई इलेक्ट्रिक। सो ये रेशो आपने याद रखनी है, इसकी सीक्वेंस को भूलना नहीं है। और 1 एप्सिलॉन आर किस चीज़ के बराबर है, 1 एप्सिलॉन आर किसके बराबर होगा, एफ प्राइम डिवाइडेड बाय, ये सब मतलब ये ऑर्डर वगैरह फिर खुद जो है साथ में एडजस्ट करो। यहां से पता चल रहा है कि एप्सिलॉन आर हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। वाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि सिमिलर क्वांटिटीज़ का क्या है, रेशो है। इसका मतलब आपको ये पॉइंट्स अभी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुके हैं, ये रेशो में शो वाली सवाल। अच्छा यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है, इफेक्ट ऑफ मीडियम समझ आ गया। और ये वाले पॉइंट्स में कोई सवाल है तो पूछ लो, तसल्ली के साथ पूछो, कोई मैं आप पे वो जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। नहीं है समझ में बच्चे जी, किस मतलब, हाँ बिल्कुल, एप्सिलॉन डिवाइडेड एप्सिलॉन आर। इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस अगर बात करूँ तो फिर इस तरह से कह सकते। अच्छा एप्सिलॉन आर को डाइलेक्ट्रिक क्यों कहते हैं, कोई बता सकते हैं। उसको रखने से पोल्स बन जाते हैं सर। किसको रखने से, किसके पोल्स बन जाते हैं, वो कैपेसिटर में हमने पढ़ा नहीं था सर। चलिए मतलब थोड़ा थोड़ा आपको वेल डन शाबाश। डाई का मतलब क्या होता है, दो होते हैं, तो दो इलेक्ट्रिक पोल्स बनते हैं, तो आप लोगों ने डाईपोल्स जिसे कहा जाता है। जी परवेश पूछो बच्चे जी। ओह सॉरी, ओहो हमने इसको नहीं स्टडी किया, ये क्या था, मीडियम कर दिया। हाँ वो मैंने कवर कर लिया, लेकिन चले कोई मसला नहीं, परवेश की ये मंशा भी पूरा कर लेते हैं बच्चे। मीडियम क्लियर है क्या नहीं है, मीडियम अगर फ्री स्पेस हो तो आपके पास क्या होगा, ये है, और अगर ये हो तो फिर ये फ्री स्पेस हो तो उसके लिए मतलब ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो गए। मीडियम पर किस तरह से डिपेंड करता है, के की वैल्यू आगे समझ में कि मैं दोबारा बता दूँ। हाँ चले मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर एयर हो या वैक्यूम हो तो उसके लिए के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच इज़ इक्वल टू 9 10 पावर 9, और अगर ये वाली हो तो के इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। परवेज़ ये देखें, ये भी आपके लिए मैंने करवा दिया, सही लिखा, चल वेरी गुड शाबाश। चले जल्दी जल्दी लिखे ताकि पूछो बच्चे।
फ्री स्पेस के लिए इस्तेमाल होता है। किस चीज़ के लिए? ये आपने सुना अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 है, या एयर होगी 2। हाँ, कैसे कैसे? मतलब कुलम्स लॉ है कि वेक्टर नेचर ऑफ कुलम्स लॉ किस तरह से है, जिस तरह से मैंने कहा। आप लोग एक बात को हमेशा याद रखें कि जो आपके पास कुलम्स लॉ है, जो हमारे पास कुलम्स लॉ है, उसकी वेक्टोरियल फॉर्म अगर हम देखना चाहते हैं तो वेक्टोरियल फॉर्म को आप ज़रा देख लें। वो इस तरह से है कि चूँकि हम जानते हैं कि F, अच्छा मैं दोबारा ड्रा करूँ डायग्राम को। ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज Q1 है, ये पॉइंट चार्ज क्या है? Q2 है। द Q1 exerts force along the line joining on Q2 which is represented by F, oh sorry 1 2, and the Q2 exert force on Q1 that is represented by F21। सही है बच्चों, कोई इशू तो नहीं है। द यूनिट वेक्टर which determines the direction of the force is also represented in such a way like this R12 unit vector। सही बच्चों, and here the unit vector is represented by R21 unit vector। Is it fine? इधर गौर के साथ देखो, एक चीज़ आपको समझ खुद ब खुद आ रहा है। यूनिट वेक्टर को ज़रा देखो, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? कुछ नज़र आ रहा है यहाँ से? यूनिट वेक्टर आपस में क्या है? वेल डन। R12 यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू माइनस R21 या R21 इक्वल्स टू माइनस R12 यूनिट वेक्टर। इसमें कोई इशू तो नहीं है। विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ एनी गिवन वेक्टर। अब ज़रा देखें कुलम्स लॉ को हम असल में कैसे लिखते हैं? F इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दिस इज़ द मैग्नीट्यूड। ये जो मैंने लिखा है क्या लिखा है? लेकिन अगर हम यहाँ पे किस चीज़ का साइन लगाएं? वेक्टर का साइन लगाएं, तब इस तरह से लिखना नामुनासिब है। क्यों? इस साइड पे वेक्टर है, इस साइड पे क्या है? सारे के सारे स्केलर्स हैं। तो यहाँ पे भी वेक्टर नेचर को लाने के लिए हम लगाएंगे यूनिट वेक्टर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर यूनिट वेक्टर। अब अगर ये 1 2 हैं तो फिर ये भी क्या होगा? 1 2। ये 2 1 है तो फिर ये भी क्या होगा? 2 1 होगा। इसमें कोई इशू तो नहीं है। आप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं, अभी मैंने आपसे बात की थी कि जो कुलम्स फोर्स हैं दैट इज़ द म्यूचुअल फोर्स। कौन सा फोर्स है? कुलम्स फोर्स is mutual force। mutual force means म्यूचुअल फोर्सेस का मतलब 1 2 पे लगा रहे तो 2 किस पे भी लगा रहे हैं? 1 पे। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ फोर्सेस आर इक्वल, बट यहाँ से पता भी चल रहा है ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मैं प्रूफ तो नहीं करवा रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अगर आप न्यूटन्स थर्ड लॉ से करेंगे, ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। कुलम्स लॉ किसको ओबे करता है? याद रखो एमसीक्यूज का पॉइंट। न्यूटन्स थर्ड लॉ को क्या करता है? ओबे करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? कि F12 इक्वल्स टू माइनस F21। क्यों? बिकॉज R12 यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू माइनस R21। ये पॉइंट समझ आया कि नहीं, ये बताओ पहले। आ गई ये बात समझ में? नहीं, ये बात समझ में? दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अगर ये चार्ज इस पे लगा रहा है 10 न्यूटन फोर्स, मैग्नीट्यूड चार्जेस का जो भी हो, तो फिर ये भी कितना फोर्स लगाएगा? 10 न्यूटन ही लगाएगा। इस तरह के एमसीक्यूज अभी आएंगे, आपने फिर उन चीज़ों पे गौर करना है कि सवाल वाला क्या पूछ रहा है और आप क्या बता रहे हो। अच्छा, मेरे अच्छे स्टूडेंट समझदार है ना कि मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से। सो दिस इज़ नोन हैज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कुलम्स लॉ। इसको क्या नाम देते हैं? कुलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म इसको कहा जाता है। कोई सवाल पूछना है कुलम्स लॉ के हवाले से पूछो, नहीं पूछना है तो फिर हमें मौका दे दे कि हम कहा जाए आगे जाए, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज़ अबाउट दी